हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जीआईबी के पेपर 1 का यूनिट 4 जो कि रोल एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग सेबी भी बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्या है कैपिटल मार्केट? फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर नीड्स इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले किसी भी बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर को कुछ कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये कैपिटल वो या तो किसी से उधार ले सकते हैं या बैंकों से फिनेंस ले सकते हैं। एक और तरीका होता है जहाँ पे कि द प्रमोटर्स में चूज टू रेज अ मेजर पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल मनी फ्रॉम द पब्लिक। आप पब्लिक से भी कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो वो कैसे रेज करेंगे? ऑफरिंग टू द लेटर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड सो ऑन। कुछ वो इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड इशू करते हैं जिसके जरिए वो पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। आई बाई कंप्लाइंग with the same, the promoters can raise their financial requirement in a market known as the capital market. तो इसके लिए सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं जिसको कि कंप्लाई करके प्रमोटर्स जो हैं वो एक मार्केट से अपने फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए फंड रेज कर सकते हैं। तो जिस मार्केट में जैसे ये शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा की खरीद बिक्री होती है, उस मार्केट को हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर्स। कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर्स के लिए होती है। कैपिटल मार्केट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट क्या है? जहाँ पे कि पब्लिक को आप फर्स्ट टाइम जो है हम अपने सब्सक्रिप्शन जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को इशू करते हैं, तो वो हमारे प्राइमरी मार्केट में होता है। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कि हमने जो पहले से जो हमारा प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड के लिए इशू कर रखा है, उस पर दोबारा ट्रेड करना, खरीद बिक्री करना, तो वो हम लोग सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। बैंक फैसिलिटेट सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन बाय ओपनिंग डायरेक्ट ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। बैंक जो है इस मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में शेयर, स्टॉक परचेज, बॉन्ड, इन सब के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देती है, जहां से कि आप यहाँ पे सेल और बाई कर सकते हैं सिक्योरिटीज की। अब है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। फ्रेंड, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया क्या है? मेनली यहाँ पे 22 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिनको दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप में 19 स्टॉक एक्सचेंज है और एक ग्रुप में 3 स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है फ्रेंड्स? डीम्यूचुअलाइजेशन रिफर्स टू द ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ एन एक्सचेंज फ्रॉम ए म्यूचुअली ओन्ड एसोसिएशन टू ए शेयर होल्डर ओन्ड कंपनी। जैसे अगर दो जन मिलके म्यूचुअली ओन्ड किए हुए हैं कोई शेयर कंपनी और बाद में वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर डीम्यूचुअलाइजेशन द ओनरशिप, द मैनेजमेंट एंड द ट्रेडिंग राइट्स एट द एक्सचेंज आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द वन अनदर। और एक दूसरे से जो खरीद बिक्री होती है उसकी एक्सचेंज करते हैं वो म्यूचुअली। तो जब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं तो उनका जो ओनरशिप है, उनका मैनेजमेंट है, उनका ट्रेडिंग राइट है, वो भी सेपरेट हो जाता है। तो यही डीम्यूचुअलाइजेशन है। इन ए म्यूचुअल एक्सचेंज द 3 फंक्शन ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग आर इंटरवेंडेड इनटू ए सिंगल ग्रुप। A demutualized exchange on the other hand has all these 3 functions clearly segregated. म्यूचुअल एक्सचेंज में 3 चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से मिली होती हैं और एक ही ग्रुप में होती हैं, जो कि ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग। जो कि डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एनएससी के बारे में बताया गया है। एनएससी जो है कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन नाउ इन्वेस्ट अप टू 49% इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। FII जो है वो 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह FDI भी है, सिंगल इन्वेस्टर भी हैं जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है स्टॉक ब्रोकर। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं। जो दो इंटरमीडियरीज के बीच में जो इंटरमीडियरी काम करते हैं सेल और बाई और सेल करने के लिए, शेयर परचेज, सेल, बॉन्ड परचेज, सेल, और उसके लिए वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, तो उसी को हम लोग स्टॉक ब्रोकर्स बोलते हैं। और इनको सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। ही इज इनरोल्ड एज ए मेंबर विद द कंसर्न एक्सचेंज एंड इज रजिस्टर्ड विद सेबी। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, फिनेंशियल प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट डील्ड विद इन द सेकेंडरी मार्केट। ये सारे प्रोडक्ट जो है सेकेंडरी मार्केट में डील किए जाते हैं। क्या क्या है वो?
एक तो है इक्विटी। इक्विटी तो आपको मालूम ही होगा कि इक्विटी इज द ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी ऑफ होल्डर्स। कंपनी में जो ओनर्स के जो ओनर होते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी शेयर, जो इक्विटी के बिहाफ में ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए जाएंगे शेयर होल्डर्स जो ओनरशिप ही होते हैं, जो कि उनको हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। अभी राइट इशू या राइट शेयर्स किसको कहते हैं? दिस रेफर्स टू द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको नए सिक्योरिटीज इशू करने को हम लोग राइट इशू या राइट शेयर्स कहते हैं। बोनस शेयर किसके कहते हैं? दीज शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न इन द अर्लियर ईयर। प्रीवियस ईयर के जो हमारे प्रॉफिट से जो रिजर्व्स हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं उसके बेसिस पे जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर हैं उनको बोनस शेयर प्रोवाइड करना, वही हमारा बोनस शेयर है। अब ये प्रीफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर, दिस शेयर्स डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट्स। इन ये शेयर में वोटिंग राइट नहीं होता है। ओनर्स ऑफ दिस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड डिविडेंड और ए डिविडेंड कैलकुलेट एट अ फिक्स्ड रेट टू बी पेड रेगुलरली। इसमें उनको जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है जो कि एक फिक्स्ड रेट पे फिक्स्ड टाइम तक मिलता है। अभी है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वही प्रेफरेंस शेयर है जहां पे कि आपका जो डिविडेंड था वो अनपेड डिविडेंड कुछ रह गया हो तो उसी को एक्यूमुलेट करके आपको पेमेंट की जाती है, तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होती है। फिर है क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब जो हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था तो उसको आप फर्दर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होता है। Participating preference share. This refers to the right of certain preference shareholder to participate in profit after a specified fixed dividend contract for is paid. यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में शेयर होल्डर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट रहता है। सिक्योरिटी रिसीट्स क्या है? सिक्योरिटी रिसीट्स मीन रिसीट्स ऑफ अदर सिक्योरिटीज इशूड बाय ए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और ए रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है वो सिक्योरिटी रिसीट इशू करती है सिक्योरिटीज के बिहाफ पे, तो उसको हम लोग सिक्योरिटी रिसीट कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करेगी, दीज आर सोवरेन कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई जो बॉन्ड इशू करेगी उसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। और इस पे क्या गवर्नमेंट जो है एक फिक्स्ड कूपन भी पे करती है जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे किया जाता है। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं वो शॉर्ट डेट से लेके लॉन्ग डेट भी हो सकते हैं, ये लेस देन 1 ईयर के भी होते हैं और अप टू 30 ईयर्स तक के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं। गवर्नमेंट इशू जीरो कूपन बॉन्ड सिक्योरिटीज टू, गवर्नमेंट जीरो कूपन बॉन्ड भी इशू करती है। जीरो कूपन बॉन्ड हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय ए कंपनी बियरिंग ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली पेएबल हाफ ईयरली ऑन स्पेसिफिक डेट्स एंड द प्रिंसिपल अमाउंट रिपेबल ऑन ए पर्टिकुलर डेट ऑन रिडीम्शन। डिवेंचर वो होता है यहाँ पे भी एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पेबल होता है जो कि हाफ ईयरली पे होता है और ये एक स्पेसिफिक डेट के लिए होता है जहाँ पे प्रिंसिपल जो है जब आप रिडीम करेंगे तो प्रिंसिपल उस टाइम पे जो आपका रिडीम्शन डेट होगा उस टाइम पे प्रिंसिपल मिलेगा और जो आपका इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली मिलेगा स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर। नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है फ्रेंड? बॉन्ड जो है वो इंडेटनेस होता है। इसके थ्रू क्या होती है कि कोई कंपनी को अगर कुछ लोनेबल फंड्स की जरूरत है तो वो बॉन्ड इशू करती है, वहां पे वो मनी रेज करके वो आपको जो लोन अमाउंट के तौर पे जो पैसे लिए है उसको वो धीरे धीरे आपको पे बैक करती है। और उसके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अ बॉन्ड इज ए निगोशिएबल सर्टिफिकेट इविडेंसिंग इंडेटनेस, इट इज नॉर्मली अनसिक्योर्ड। अ बॉन्ड सिक्योरिटी इज जनरली इशूड बाय ए कंपनी, म्युनिसिपैलिटी और ए गवर्नमेंट एजेंसी। ए बॉन्ड इन्वेस्टर्स लेंड मनी टू द इशूअर एंड इन एक्सचेंज द इशूअर प्रॉमिस टू रीपे द लोन अमाउंट ऑन ए स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। इशूअर जो है वो आपसे कुछ मनी लेंड करता है बॉन्ड इशू करके और उसके बाद एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट के बाद ये आपको रीपे कर दिया जाता है। द इशूअर यूजुअली पेज द बॉन्ड होल्डर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। और जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको एक पीरियोडिक इंटरेस्ट भी पेमेंट करता है जब तक कि उस बॉन्ड की लाइफ है। तो वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर एज फॉलोज। कूपन बॉन्ड, कूपन बॉन्ड वो होती है फ्रेंड जिसपे कि ट्वाइस इन ए ईयर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो होल्डर रहते हैं बॉन्ड होल्डर उनको एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे किया जाता है जिसको कि हम लोग कूपन कहते हैं। नेक्स्ट है जीरो कूपन बॉन्ड।
ए बॉन्ड इशू एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ फेस वैल्यू इज कॉल्ड ए जीरो कूपन बॉन्ड। जो जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है और उसको 90 रुपीज़ में एट अ डिस्काउंट इशू किया जाता है, और जब आप उसको रिडीम करेंगे तो वो आपको फेस वैल्यू के ऊपर रिडीमेबल होगी। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको कि आप कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको हम लोग कन्वर्टिबल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर आर बोरोइंग ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से अगर कोई कंपनी बोरो करती है तो उसको कमर्शियल पेपर के थ्रू कर सकती है। ये दे टेक द शेप ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉमिस टू रिपे फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ये होता है कमर्शियल पेपर, ये 7 days to 1 year तक के लिए होता है फ्रेंड, और इसको मिनिमम जो अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट इज 5 लाख रुपीज़। और बैंक भी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही करना होगा। नॉर्मली कमर्शियल पेपर में जो है वो कंपनी इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल दीज आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म बेयर डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है, जो कि आरबीआई इशू करती है एज अ मीन्स ऑफ मीटिंग इट्स कैश रिक्वायरमेंट। अगर कुछ कैश रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तो वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। ये मेनली 91 डेज से लेकर के 364 डेज के लिए इशू की जाती है, जिसमें एक 91 डेज के लिए फ्रेंड इशू होती है, एक 182 के लिए होती है और एक 364 डेज के लिए होती है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी फॉर कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। सेबी के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए, देखिए। ऑल सिक्योरिटीज इशूड बाय ए पब्लिक इशू मस्ट बी लिस्टेड इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। जो भी सिक्योरिटी इशू होती है पब्लिक के लिए वो एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। मस्ट कंप्लाई विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। सेबी के जो भी रूल्स रेगुलेशन और कंडीशंस हैं वो उसमें प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए। The debt securities shall carry a credit rating from a credit rating agency registered with the SEBI। SEBI के साथ जो भी credit rating agency registered है उसकी credit rating होनी चाहिए। The debt securities shall be issued and traded in the demat form। और debt securities जो है वो जब भी issue होगी और trade की जाएगी तो वो demat form में की जाएगी। अभी नेक्स्ट है कॉमनली यूज टर्म इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो टर्म यूज होते हैं वो क्या क्या है फ्रेंड्स, देखिए। पहला तो है हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको STT बोलते हैं। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ टैक्स बीइंग लिवाइड ऑन ऑल ट्रांजैक्शन डन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एट रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी खरीद बिक्री होगी शेयर्स की स्टॉक मार्केट में तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट है रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट मेनली जो हमारा खरीद बिक्री होता है फ्रेंड, तो उसका जो सेटलमेंट होता है वो T+2 डे बेसिस में होता है। नेक्स्ट है पे इन डे एंड पे आउट डे। पे इन डे इज द डे व्हेन द ब्रोकर मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू द एक्सचेंज। तो पे इन डे में ब्रोकर कोई पेमेंट या डिलीवरी करेगा एक्सचेंज को, और पे आउट डे में क्या होगा, एक्सचेंज मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू द ब्रोकर। तो पे इन में ब्रोकर टू एक्सचेंज और पे आउट में एक्सचेंज टू ब्रोकर। नेक्स्ट है ऑक्शन। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज दैट बोथ लेग्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन नेमली द कैश एंड सिक्योरिटी आर अवेलेबल फॉर सेटलमेंट एंड देयर आर नो बैड डिलीवरीज। एट अ टाइम आपका कैश और सिक्योरिटी दोनों ही अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए, तो उसको हम लोग ऑक्शन कहते हैं। फिर है सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। Securities lending and borrowing is a scheme which enables lending of idle securities by the investor to the clearing corporation and earning a return through the same। कुछ किसी के पास कुछ आइडल सिक्योरिटीज पड़ी हुई है तो उसको वो लोग क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ इन्वेस्ट कर देंगे जो भी हमारे बोरोवर हैं, और इसके बदले में उनको कुछ रिटर्न मिलेगा। और ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होते हैं उनको अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज बोलते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल इशू इन द प्राइमरी मार्केट। क्या क्या टाइप्स होते हैं कैपिटल इशू करने के प्राइमरी मार्केट में। तो अभी तक तो फ्रेंड हमने सेकेंडरी मार्केट के देखे, अभी प्राइमरी मार्केट में देखिए फंड कैसे रेज करते हैं कंपनी। तो पहला जो रेज करता है कंपनी वो है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ क्या होता है कि एन आईपीओ इज द ऑफरिंग दैट इज मेड व्हेन अ अनलिस्टेड कंपनी मेक आइदर ए फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज।
और बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो फ्रेश इशू करेगी सिक्योरिटीज को, या ऑफर करेगी सेल करने के लिए, या दोनों काम करेगी, लेकिन ये पहली बार फर्स्ट टाइम अगर करेगी तो उसको आईपीओ कहते हैं। नेक्स्ट है एफपीओ। एफपीओ इज मेड व्हेन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है जब वो इशू करेगी फ्रेश सिक्योरिटीज या ऑफर करेगी सेल करने के लिए, तो उसको हम लोग एफपीओ कहते हैं। ये एक ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू की जाती है, इसलिए इसको एफपीओ कहते हैं। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू क्या है? राइट इशू इज व्हेन अ लिस्टेड कंपनी प्रपोजेस टू इशू फ्रेश सिक्योरिटीज टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज ऑन ए रिकॉर्डेड डेट। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करेगी कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तो उसको राइट इशू कहेंगे। तो फ्रेंड, जो आईपीओ है वो अनलिस्टेड कंपनी करेगी, और एफपीओ और राइट इशू जो है वो लिस्टेड कंपनी करेगी। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर मेकिंग कैपिटल इशू। क्या क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होने चाहिए कैपिटल इशू करने के लिए? तो देयर आर नो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर ए लिस्टेड कंपनी। कोई जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है। और एनी कंपनी मेकिंग ए पब्लिक इशू और ए लिस्टेड कंपनी मेकिंग ए राइट इशू ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन ₹50 लाख इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक इशू कर रही है उसको अगर 50 लाख से ऊपर करिए तो उसको एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा सेबी के साथ, और इसकी जो वैलिडिटी पीरियड होती है वो सिर्फ 3 मंथ्स होती है। अभी देखिए ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है। ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ ए पब्लिक इशू। वो एक प्रोस्पेक्टस होती है जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड लेक्चर ऑफ ऑफर्स भी उसको बोलते हैं, which has to be filed with registrar of companies and stock exchange. An offer document covers all the relevant information to help an investor to make his or her investment decision. ये एक तरह से प्रोस्पेक्टस के जैसा होता है फ्रेंड, जिसमें कि सारे रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं जो स्टॉक में या जो भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में। ए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो कि सेबी के साथ फाइल की गई है, और ये मिनिमम 21 डेज प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी के पहले सेबी को दिया जाता है, तो उसको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? Red herring prospectus is a prospectus which does not have detail of either price or number of shares being offered or the amount of issue. इसमें आपका प्राइस, नंबर या ऑफर अमाउंट वो मेंशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। एन आरएचपी फॉर एन एफईओ कैन बी फाइल्ड विद द आरओसी विदाउट द प्राइस बैंड। बिना प्राइस बैंड के आप इसको आरओसी के साथ फाइल कर सकते हैं। इन सच ए केस द फ्लोर प्राइस और द प्राइस बैंड विल बी नोटिफाइड बाय वे ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट 1 डे प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू। जब इशू ओपन होगी तो उसके एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप उसका फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ बुक बिल्ड इशू, it is a process of price discovery and the price cannot be determined until the bidding process is completed. लेकिन जब बुक बिल्ड इशू होगी तो वहां पे जो प्राइस डिस्कवरी है वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती है जब तक कि बिडिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। Only on completion of the bidding process, the details of the final price are included in the offer document. जब bidding process complete हो जाएगा तो उसके बाद ही जो हमारा ऑफर प्राइस है उसको ऑफर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ द इशू। प्राइसिंग ऑफ द इशू क्या है? Indian primary market ushered in an era of free pricing in 1992. Following this, the guidelines have provided that the issuer, in consultation with the merchant banker, shall decide the price. जो issuer है वो अपने merchant banker के साथ मिलकर प्राइस इशू करेगी। सेबी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्राइस फिक्सेशन। इसमें सेबी का कोई रोल नहीं होता है। अभी नेक्स्ट फ्रेंड, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसको कहते हैं? यहाँ एक पॉइंट देख लीजिए कि बुक बिल्ड इशू जो मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इसको बोलते हैं। इसके क्या क्या फंक्शन है फ्रेंड, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है। आर इन द रेशियो ऑफ 35:15:50। रिटेल इंडिविजुअल किसको कहेंगे? मीन्स एन इन्वेस्टर हु अप्लाइज और बिड्स फॉर सिक्योरिटीज ऑफ और फॉर ए वैल्यू नॉट मोर देन ₹1 लाख।
1 लाख से ऊपर के जो इन्वेस्टर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनको हम लोग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब है इंटरमीडियरीज इन एन इशू इन द प्राइमरी मार्केट। इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं फ्रेंड? एक है BRLM। BRLM क्या है? मर्चेंट बैंकर होते हैं जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम लोग BRLM कहते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट में क्या होता है कि जो ऑलरेडी परचेजर है उनको एक ऑफर दिया हुआ रहता है इसमें कि वो मैक्सिमम 1000 शेयर तक को बाई बैक कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग सेफ्टी नेट कहते हैं, और ये ऑफर जो है वो 6 मंथ्स के लिए रहता है। नेक्स्ट है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस वो होता है जैसे किसी भी इशू की प्राइस जब रिवील की जाती है तो उसमें एक फ्लोर प्राइस होता है और एक प्राइस बैंड होता है, तो उसमें फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड के बीच में जो भी एक्चुअल इशू प्राइस होगी उसको हम लोग कट ऑफ प्राइस कहते हैं। तो इशू प्राइस इज कॉल्ड द कट ऑफ प्राइस। ये हमारा किसी मतलब फ्लोर प्राइस से ऊपर और जो हमारा प्राइस बैंड है उसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। अब है सेबी के बारे में डिटेल में यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड। तो सेबी क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द सेबी एक्ट 1992 ऑन 4 अप्रैल 1992। 4 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था इंडिया में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। जो भी कैपिटल मार्केट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको करने के लिए सेबी को का गठन किया गया था। अभी इसके फंक्शन क्या क्या हैं सेबी बोर्ड के देखिए। ये प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। मार्केट को रेगुलेट करना, डेवलप करना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेस चल रहा है उसको रेगुलेट करना। जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, उनको रजिस्टर करना, उनको रेगुलेट करना। फिर ये वर्किंग एज अ डिपॉजिटरीज भी करता है, जो CSDL NSDL है उसको रेगुलेट करना, उसको रजिस्टर करना, ये भी वो भी सेबी के थ्रू ही होता है। रजिस्टर एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड में जो लोग जो कंपनीज काम कर रही है उसका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन। प्रमोटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई फ्रॉड है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको प्रोहिबिटेट करना। एजुकेशन एंड इंटरमीडियरीज को एजुकेशन और ट्रेनिंग देना। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है सिक्योरिटीज को तो उस पर रोक लगाना। फी एंड सर्विस चार्जेस को डिसाइड करना, ये भी सेबी का काम होता है। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर दी अबव पर्पस, अब ऊपर जितने भी हमने देखे उसके लिए कोई अगर रिसर्च करना है तो वो रिसर्च कंडक्ट करेगी। इंस्पेक्शन करना, कोई भी बुक है, रजिस्टर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्ड है जो लिस्टेड कंपनी है उसको इंस्पेक्ट करने का जो पावर है वो भी सेबी के पास होता है। अगर कोई मैटर सिविल कोर्ट में जा रहा है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर के अंतर्गत वो सिविल कोर्ट में भी फाइल कर सकती है, उसको सेम पावर है उसके बोर्ड को। अगर कोई कंपनी जो है वो अगर मिसगिल्ड पाई गई है तो उसको वो सस्पेंड भी कर सकती है, उसको रिस्ट्रेन कर सकती है। इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कोई लिस्टेड कंपनी की शेयर सिक्योरिटीज के ऊपर तो उसको वो इम्पाउंड कर सकती है और उसको आगे रिटेन होने से रोक भी सकती है। अभी कुछ पावर जो है वो ऑफर, डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सॉलिसिटिंग मनी जो इशू सिक्योरिटीज के लिए है तो उसको भी रेगुलेट करने का और रोकने का पावर जो है वो भी सेबी के पास होता है। फिर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट ऊपर हमने देखा फ्रेंड, सेबी अगर किसी भी कंपनी को अगर कुछ वायोलेशन करते हुए पाती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसको सीज कर सकती है, उसको डिसिस्ट कर सकती है स्टॉक मार्केटिंग से। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स ETC। तो स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो सेबी के अकॉर्डिंग सेबी ही कर सकती है। अभी नेक्स्ट है QIB। QIB क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब ये लोग सेबी में ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं बाई करने के लिए सिक्योरिटीज को और सेल करने के लिए,
तो उनको ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड इन सेक्शन 4A ऑफ कंपनी एक्ट 1956, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी, मल्टीलैटरल एंड बाईलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेंचर कैपिटल फंड्स रजिस्टर्ड विद सेबी, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी, सेफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्री इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद द IRDA, provident fund with a minimum corpus of ₹25 crore, pension fund with minimum corpus of ₹25 crore. तो these entities are not required to be registered with SEBI as a QIB. इनको एज ए QIB सेबी में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आप हमारे वीडियो को थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत जल्द हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।